नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश की सियासत के और पूरे देश के जनता की जो निगाहें जिस राज्य पर थी कर्नाटक, उसका परिणाम आने के बाद कर्नाटक की राजनीति का, कर्नाटक के चुनावी परिणामों का हरियाणा की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, हरियाणा में कौन पास होगा कौन फेल होगा, इस पर तमाम जो विभिन्न विषय हैं उन पर जो है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कर्नाटक में बड़ा अप्रत्याशित चुनाव परिणाम रहा। 224 विधानसभा क्षेत्रों के इस बहुत बड़े जो स्टेट, जो देश के बड़े राज्यों में शामिल है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने 136 सीटें हासिल की। भारतीय जनता पार्टी केवल 65 सीटों पर रह गई, जो कांग्रेस के मुकाबले आधे से भी कम सीटें वो जो है जीत पाए। और जेडीएस, जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के परिवार की पार्टी है, वो मात्र 19 सीटों पर जो है सिमट कर रह गई, जो एक क्षेत्रीय पार्टी, प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी कर्नाटक की है। इसके अलावा अन्य भी कोई बहुत ज्यादा वहां नहीं कर पाए, सिर्फ 4 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। अब हम अगर बात करें कि कर्नाटक के चुनावी परिणामों का लगभग 8-9 महीने बाद जो हरियाणा में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, और कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि उसके साथ ही विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। अगर विधानसभा के चुनाव उसके साथ होते हैं तो भी बहुत कम समय है, और अगर विधानसभा के चुनाव नियत समय पर होते हैं तो भी लगभग 1 साल से कुछ समय जो है ज्यादा हरियाणा में बचा हुआ है। अब इस चुनाव का ओवरऑल हरियाणा पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम सिलसिलेवार जो है विभिन्न जो पहलू हैं कर्नाटक चुनाव के, उसको हरियाणा की सियासत से जोड़ करके देखेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का एक बहुत बड़ा कारण रहा कांग्रेस की एकजुटता। कांग्रेस के वहां जो 2 सबसे बड़े नेता हैं, जो मुख्यमंत्री पद के 2 सबसे प्रमुख दावेदार रहे हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, उन दोनों को कांग्रेस पार्टी के जो वहां के प्रभारी कह सकते हैं, राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, या जो कांग्रेस का अन्य नेतृत्व है, उन्होंने इस तरह से उनको जो है उनकी आपस में सहमति कराई कि दोनों एक मंच पर एक साथ नजर आए। तो हरियाणा में अगर कांग्रेस को कुछ करना है तो यहाँ भी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों या कुमारी शैलजा हों, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला हों, किरण चौधरी हों, उन तमाम जो बड़े नेता हैं उनको एक मंच पर आना होगा, एकजुटता दिखानी होगी, तभी जो है कर्नाटक जैसा परिणाम हरियाणा प्रदेश में भी दिखाई दे सकता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कर्नाटक में कांग्रेस जीती, उसका एक बहुत बड़ा कारण राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी रहा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में पूरे कन्याकुमारी से लेकर के और श्रीनगर तक सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में रही 22 दिन। इन 22 दिनों में गांधी जयंती पर, महात्मा गांधी जी की जो जयंती है 2 अक्टूबर, उस दिन तो कर्नाटक के एक जो प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शहर मैसूर में भारी बारिश के बीच जो है राहुल गांधी ने वहां कई हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित किया। और उसी दिन ऐसा लग रहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस की आहट शुरू हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। उसी तरह का इम्पैक्ट, क्योंकि जहां जहां भारत जोड़ो यात्रा उस दौरान रही, राहुल गांधी जिस जिस रूट से गए, उस रूट पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को जो है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा जो है जीत हासिल हुई। हरियाणा प्रदेश में भी राहुल गांधी की यात्रा 2 विभिन्न चरणों में आई। उन 2 विभिन्न चरणों में जहां जहां राहुल की यात्रा आई, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वहां कांग्रेस अगले साल के जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव है उसमें बेटर करेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी से जो है अच्छा करने के कोशिश में रहेगी। इसके अलावा अगर एक बहुत बड़ी बात हम करें, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत में एक बहुत बड़ा रोल जो वहाँ के जो थिंकर थे, जो जिन लोगों ने वहाँ जो है पूरी एक रणनीति बनाई, वो चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हों, केसी वेणुगोपाल हों, या खुद जो कर्नाटक से आते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, उन सब ने जो है वहां एक भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया
और विशेष रूप से टैगलाइन दी कि 40% कमीशन वाली सरकार से बचो। उसी तरह का वो जो कमीशन का मुद्दा था वो बिल्कुल लोगों के मुंह में बोलने लगा और उसी पर भी लोगों ने वोट दिया। हरियाणा में भी वही सेम पोजीशन है। यहां भी कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो कांग्रेस के अलावा दूसरे और नेता हैं, आम आदमी पार्टी है, इंडियन नेशनल लोक दल है, वो लोग भी लगातार भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। यहाँ भी जो है कमीशन वाली सरकार बोला जा रहा है, मंत्रियों तक के नाम जो है उछाले जा रहे हैं कि फला महकमे में जो है इतने % कमीशन लिया जा रहा है। तो हरियाणा में भी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है और उसका जिस तरह का खामियाजा कर्नाटक में देखने को मिला है, हो सकता है हरियाणा प्रदेश में भी उसी तरह का जो है नुकसान भारतीय जनता पार्टी की जो सत्तारूढ़ सरकार है उसमें, चाहे जेजेपी है समझौते में या निर्दलीय हैं, उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर एक बहुत बड़ी बात और करें तो कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल देश के जो प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के सबसे बड़े जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा। और उसकी समस्या ये पैदा हो गई कि जो स्थानीय मुद्दे थे वो तमाम गौण हो गए। स्थानीय मुद्दों की कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कोई चर्चा नहीं की। सिर्फ देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर या बजरंग बली को लेकर के या जो है बजरंग दल से जो संबंधित मामला था उसको बजरंग बली से उन्होंने जोड़ने का काम किया। उन्हीं धर्म और जाति के मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़े, जो तमाम मुद्दे फेल हो गए। लगता सेम यही सिनेरियो कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि अन्य राज्यों में भी इसी तरह से किया जा रहा है। यहाँ भी स्थानीय मुद्दों की कोई चर्चा अब तक तो दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि हरियाणा चुनावी मोड में है। उसके बावजूद यहाँ केवल राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की, उसी तरह के मुद्दों पर जो है चर्चाएं हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट भारतीय जनता पार्टी का भविष्य में जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये पड़ा कि जो जमीनी स्तर के नेता हैं उनके चुनाव में पूरी तरह से अनदेखी हुई। कर्नाटक के दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले कमल का फूल खिला, और उस कमल के फूल को खिलाने का काम अगर किसी ने किया तो वो किया येदियुरप्पा ने। येदियुरप्पा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का न केवल कर्नाटक में बल्कि पूरे दक्षिण भारत में एक बड़ा चेहरा थे। उनको इस चुनाव में बिल्कुल बैकफुट पर रखा गया और उसका नतीजा ये रहा कि जमीनी स्तर के नेताओं की अनदेखी के चलते लोगों की ये समझ में आया कि स्थानीय और जो जमीनी स्तर के नेता हैं उनकी अब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कोई यूज नहीं कर पाई। वही सेम सिनेरियो हरियाणा प्रदेश में भी आज के लिहाज से दिखाई दे रहा है। चाहे वो जमीनी स्तर के नेता राव इंद्रजीत हों, जो कई बार के विधायक, कई बार के सांसद, केंद्र में मंत्री, उनके पिताजी राव बीरेंद्र सिंह जो है अहिरवाल के बहुत बड़े नेता, सबसे बड़े नेता भी उस समय के अगर हम कहें, और वो मुख्यमंत्री रहे, उनकी भी पार्टी लगातार अनदेखी कर रही है। वो लगातार जो है गाए बगाए बोलते रहते हैं। चाहे जो है किसान समाज में जो एक बहुत बड़ा चेहरा देश और दुनिया में चौधरी छोटू राम, उनके जो राजनीतिक वारिस हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनको भी पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने बैकफुट पर धकेला हुआ है वर्तमान सिनेरियो में। इसके अलावा भी अगर हम बात करें जमीन से जुड़े हुए नेता, चाहे वो प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी हों, जिन्होंने भाजपा को अपने खून और पसीने से सींचने का काम किया, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, चाहे वो कप्तान अभिमन्यु हों, वित्त मंत्री रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, बड़े नेता रहे पार्टी के। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो सिनेरियो है इसमें कोई बहुत ज़्यादा उनकी पूछ दिखाई नहीं दे रही, को बहुत बड़े ओहदों पर उनको जो है नहीं बिठाया जा रहा। तो कहीं येदियुरप्पा की तरह इन नेताओं को भी जो है बैकफुट पर धकेलने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ एक बहुत बड़ा खामियाजा ना जो है भुगतना पड़ जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ी जो बात थी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में भी कह सकते हैं, उससे पहले के चुनाव में भी, ना केवल भाजपा बल्कि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो स्थानीय के अलावा कई अन्य मुद्दे हैं जिनमें हम धर्म के मुद्दे को भी जोड़ सकते हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या इसी चुनाव में जो बजरंग बली का एक मुद्दा आया, और इसके अलावा जाति
और धर्म, इन तमाम मुद्दे जो थे वो कर्नाटक के चुनाव में लगभग गौण हो गए। वहां जिस तरह से चाहे वो लिंगायत समुदाय हो या कोई अन्य जो समुदाय है, क्योंकि एससी वोट भी कर्नाटक में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने पक्ष में करने में कामयाब नहीं हो पाई। इसके अलावा अगर एक बहुत बड़ी बात हम देखें वो ये रही कि इस चुनाव में जो कर्नाटक का एकमात्र जो प्रमुख जो दल है जेडीएस, जो पूर्व देश के प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के परिवार की पार्टी है, और जेडीएस एक क्षेत्रीय दल है, प्रमुख क्षेत्रीय दल है उस राज्य का, उसका भी कोई बहुत ज्यादा सिक्का नहीं चला। वो मात्र 19 सीटों पर 224 में से सिमट कर रह गया। और उनकी जो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीएस जो है किंग मेकर बन सकती है, हो सकता किंग भी बन जाए, लेकिन उनकी वो हसरत पूरी नहीं हो पाई। उससे पहले वो एक बार किंग भी वहां बने। तो हरियाणा में भी जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो या वर्तमान में जो सत्ता में जेजेपी है, जननायक जनता पार्टी, और आम आदमी पार्टी भी एक जो है दल के रूप में बड़ी तेजी से हरियाणा में जो है, हालांकि वो राष्ट्रीय दल है, लेकिन हरियाणा के लिहाज से देखें तो हरियाणा में एक तेज गति से वो भागा दौड़ कर रहे हैं। इन तीनों दलों पर भी ये लग रहा है कि जिस तरह का कर्नाटक का परिणाम आया है कि वहां नेक टू नेक फाइट आमने सामने की हुई है, तीसरे दल को लोगों ने नकार दिया है, तो इनको भी 1 और 2 नंबर की रेस के लिए जो है प्रयास करने होंगे। क्योंकि हमने पिछले कई चुनाव में लगातार अगर हम विश्लेषण करें विभिन्न चुनाव का, तो लगभग चुनाव में फर्स्ट या सेकंड 2 ही कंपीटेटरों में जो है चुनाव रहता है। जो तीसरे और चौथे की लड़ाई में जो लोग रहते हैं राजनीतिक रूप से वो कोई ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते। उसका हमने उदाहरण देखा होगा, आदमपुर उपचुनाव अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था, जहां आम आदमी पार्टी एक बहुत बढ़िया लय में उस समय दिखाई दे रही थी, लेकिन जब परिणाम आया तो वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2 ही दलों में वो वोट जो है सिमट कर रह गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है ये है कि जो जिस भी दल को चुनाव लड़ना है उसको निश्चित रूप से फर्स्ट और सेकंड की ही रेस का चुनाव लड़ना होगा। एक बहुत बड़ी बात कर्नाटक से जो निकल के आई वो ये रही कि दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य था जहां कमल का फूल खिल रहा था, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वहां जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही। तो हम ये कह सकते हैं कि दक्षिणी भारत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से मुक्त हो गया है। वहां भारतीय जनता पार्टी में किसी की भी कोई सरकार वहां नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात अगर कर्नाटक चुनाव की हम देखें, जैसा मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि जो क्षेत्रीय दल या जो 3 नंबर की लड़ाई में जो दल है उसका जो वोट बैंक है वो फर्स्ट या सेकंड में चला जाता है। और वही हुआ जेडीएस का तमाम जो वोट बैंक था मुख्य रूप से वो कांग्रेस की तरफ भी बहुत बड़े स्केल पर शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस को बड़ा भारी फायदा हुआ। और हरियाणा में भी ये सिचुएशन भविष्य में हो सकती है कि जो तीसरे चौथे पांचवें की जो राजनीतिक लड़ाई जो दल लड़ रहे हों या जो नेता लड़ रहे हों, तो उनका हो सकता है वो हाशिए पर चले जाएं और उनका जो वोट बैंक है वो फर्स्ट या सेकंड जो विजेता और उपविजेता जिनमें टक्कर रहती है उनमें कहीं ना कहीं चला जाए। इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि हरियाणा से बिल्कुल सटा हुआ राज्य है, वहां जिस तरह से कांग्रेस जीती और उसके बाद अब कर्नाटक में जीती, तो एक बहुत बड़ी बात इस चुनाव के बाद ये हो सकती है वो ना केवल हरियाणा प्रदेश से बल्कि पूरे भारत में विपक्ष इकट्ठा हो सकता है। संयुक्त विपक्ष जो है मोदी जी का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति बना सकता है। और उसी में हरियाणा में भी जो इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी में एक समझौते की चर्चाएं गाहे बगाहे पिछले काफी समय से चलती रही हैं, तो हो सकता है हरियाणा में भी भविष्य में जो देश में संयुक्त विपक्ष की परिपाटी चले उसमें हरियाणा में भी जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व की जो इंडियन नेशनल लोकदल है और जो कांग्रेस पार्टी है उसमें भी राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश में उनका भी आपस में समझौता हो जाए। और अगर ये समझौता हो जाता है तो उसका भी एक बहुत बड़ा असर जो है देश और प्रदेश की राजनीति पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा कर्नाटक चुनाव से एक बहुत बड़ी बात जो निकल के आई वो ये निकल के आई, वो हरियाणा में भी रहा और अक्सर रहता है कि वहां ज्यादातर मंत्री सरकार के चुनाव हार गए। कई मंत्री बुरी तरह से चुनाव हारे। हरियाणा में भी पिछली बार अगर हम देखें तो एक जो है श्री अनिल विज जी और एक डॉक्टर बनवारी लाल जी, उन 2 को छोड़ करके, और एक खुद मनोहर लाल जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तमाम मंत्री चुनाव हारे। कई मंत्री तो बड़े भारी वोटों से चुनाव हारे। तो
अगली बार भी ऐसा लग रहा है कि कहीं एक बार फिर से जो वर्तमान में मनोहर कैबिनेट के मंत्री हैं उनमें भी अधिकतर पर हार का खतरा जो है मंडरा सकता है। और बहुत सौ के तो ऐसा लग रहा है अभी आज के दिन, हालांकि चुनाव में अभी समय है, कि उनकी तो जिस तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में मंत्री हारे थे, कई मंत्री जो है हार के कगार पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी बात कर्नाटक से निकल के आई, जो सबसे बड़ा हार जीत का फैक्टर हम कह सकते हैं, वो ये रहा कि अक्सर ऐसा होता था, आज तक के चुनाव में होता आया है, कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जो नॉमिनेशन का आखिरी दिन होता है उस दिन तक अपने प्रत्याशी उतारती है, बिल्कुल आखिरी 1 या 2 दिन में, क्योंकि कांग्रेस हमेशा गुटों में बटी रहती है। फला गुट को फला टिकट मिल गई, दूसरा उसकी जो है प्रकार कतरने लग जाता है दूसरा नेता। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कर्नाटक में कि कांग्रेस ने कई सीटों पर तो कई महीनों पहले अपने कैंडिडेट उतार दिए। 6 महीने पहले ये फिक्स कर दिया था कि फलाना आदमी इस विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। उसका फायदा उनको ये हुआ कि वो अपने प्रचार और प्रसार में लग गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आखिरी तक, जैसा कांग्रेस पहले करती रही है, आखिरी क्षणों में उन्होंने टिकटों की घोषणा की, जिससे प्रदेश में एक तरह की ये वेव चल पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्द्वंद्वता है, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, जिताऊ प्रत्याशी नहीं है, और जिसकी वजह से उनके जो 2 बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के वो कांग्रेस में भी चले गए थे, जिनमें एक पूर्व मुख्यमंत्री तक भी शामिल रहे। तो इस तरह से टिकट वितरण का भी एक बहुत बड़ा पैमाना रहता है चुनाव में। भविष्य में भी अगर कांग्रेस नियत समय पर टिकट दे देती है तो उसका भी उसको फायदा होगा। अगर भाजपा वही रणनीति अपनाती है, वो चुनाव से 2 महीने 4 महीने पहले टिकट डिक्लेयर कर दे, तो एक प्रत्याशी को जो है अपने क्षेत्र में घूमने फिरने में, अपना कैंपेन करने में आसानी रहती है। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें इस तमाम कर्नाटक चुनाव का, तो ये पूरी तरह से हरियाणा से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक में जिस तरह के रिजल्ट रहे, जिस तरह की हार जीत रही, वो हरियाणा में भी भविष्य में देखी जा सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी को अगर 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में हरियाणा में तीसरी बार अपनी सत्ता बनानी है, तीसरी बार कुछ करके दिखाना है, तो उसको अपने कार्यकर्ताओं की, अपने पदाधिकारियों की, आम जनता की सुध लेनी होगी, उनके काम करने होंगे, जायज जो काम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो जायज काम है वो नहीं बन पाते पदाधिकारियों और वर्करों के, वो तक भी जब नहीं बढ़ पाए तो फिर वो उनमें घुटन महसूस होती है, और वो जब ईवीएम पर बटन दबता है तो उसमें वो निकलती है। तो मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी से भी ये गुजारिश है कि अभी चुनावी मोड में हरियाणा आ चुका है, तो आप भी जो है अपनी पार्टी को दोबारा से जिताने के लिए और कोशिश ये करे भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए एक सुझाव भी है कि आप जमीनी मुद्दों को लेकर के अगर आप चलोगे, जमीनी नेताओं की आप अनदेखी नहीं करोगे, तो जो है सत्ता के आप नजदीक दोबारा से लग सकते हैं। आप लगातार हमसे जुड़े रहें। आप हमारे साथ विभिन्न जो राजनीति की जानकारियां हैं, राजनीति के विभिन्न पहलू हैं, उन पर हमारे साथ बने रहें। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।